हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। यस यस यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग इट इज। जी 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 जी। सर आप बताइए, आप कैसे हैं। देखो मैं तो बचपन से ही मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। राधे राधे जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए जी, आइए आइए। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल्स टू अटेंड द क्लास। शांति का बैठिए, हेडफोन लगा रखिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखिए, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में तो आना ही नहीं है ना। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए और कंप्लीट करके आए। मगर बस प्रैक्टिस क्वेश्चन को चैट में लाइव या रिकॉर्डेड कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाइए, कुछ नोट्स रह जाएंगे, क्लास के बाद नोट्स आ जाते हैं, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। फाइनली बैकलॉग खत्म हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। ठीक। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। नॉट टुडे की सुप्रीमेसी चलती हुई। चलिए आइए, आज क्या करेंगे। आज करेंगे पहले, सबसे पहले तो बेटा लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स करेंगे, 5 स्टार ट्रिक अभी जो बताई गई है पहले उनको करिए। मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन और होमवर्क सॉल्यूशन से भी दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, दैट इज रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की रिवीजन में सबसे पहले हमें पढ़ना था क्या, दैट इज इक्विवेलेंट मास। जो होता किसके बराबर था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या उसे हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते थे। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग था। जैसे एसिड के लिए क्या था, जितने H पॉजिटिव आयन देता है वाटर में। बेस के लिए क्या था, जितने OH नेगेटिव आयन देता है वो वाटर में। किसी आयन के लिए क्या था, जो भी उसका चार्ज था उसका मोड। किसी एलिमेंट के लिए क्या था, जो भी उसकी वैलेंसी थी उसका मोड। मोड लगाने की जरूरत नहीं होती वैलेंसी में, बट फिर भी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लगा दिया है। किसी आयनिक कंपाउंड के लिए क्या था, आयनिक कंपाउंड के लिए क्या था, जितना चार्ज या तो कैटायन का होगा और या एनायन का होगा, उसका मॉड। ठीक है, उसका मॉड क्या कहलाएगा, दैट इज एन फैक्टर। एन फैक्टर पता होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट मास। एन फैक्टर बता दिया मैंने। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, शॉर्ट फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिखते हैं GeQ। जैसे मोल्स होते हैं ना, मोल्स, मोल्स क्या होते हैं, दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पर मास को हम डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट मास से। किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास से। ठीक है। तो आ जाएंगे आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी, जो क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के होंगे वो क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के यूनिट क्या थे, ये था ग्राम इक्विवेलेंट, ये था लीटर, आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको नॉर्मल भी लिखते थे या कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। रिलेशन क्या था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का वो हमने नमन से याद किया था, नमन याद आ गया ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। फिर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जिसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे क्या था, मोलैरिटी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। परसेंटेज बाय वॉल्यूम वॉल्यूम इन्वॉल्व है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। परसेंटेज स्ट्रेंथ भी सेम ही है। जिनमें सिर्फ और सिर्फ मास इन्वॉल्व है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे, जैसे मोलैलिटी, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज बाय मास। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, फिर वही नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर की लास्ट क्लास के बाद। लास्ट क्लास कब है, ठीक है, जब चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर कब खत्म होगा, जिस दिन लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। हमने एक और बात पढ़ी थी कि एक मोलर और एक मोलल कौन ज्यादा बढ़िया मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज 1 मोलल। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। एक हमने और पढ़ा था कि 1 मोलर और 1 मोलल कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है सॉल्यूट किस में ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूट किस में ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले एक्वस सॉल्यूशन के लिए। इसमें 1 मोल 1000 ml में था, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी 1 ग्राम पर ml मान के चल रहे हैं, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आ गया था। और 1 मोलल में क्या था, 1 मोल था ग्रेटर देन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट के मोल्स तो सेम ही है, यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल है, बट यहां पर सॉल्यूशन 1000 ग्राम है, यहां पर 1000 ग्राम से ज्यादा है, तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सर अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन था तो डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम पर ml भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 ग्राम पर ml भी हो सकती है। इस केस में भी यही था। ठीक है, इस केस में भी यही था, 1 मोलर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। और इसमें 2 केस बन रहे थे, 1 मोलर भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है और 1 मोलल भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सर वो डिपेंड करेगा जो आपने सॉल्यूट लिया है उसके 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास कितना है। ठीक है, तो ये सब हमने कल पढ़ा था। अब बात करेंगे बेटा हम सारे फॉर्मूले ग्राम इक्विवेलेंट के, सारे फॉर्मूले ग्राम इक्विवेलेंट के, उसको हमने एक छोटे से निमोनिक से समझा हुआ है। ठीक है, हमेशा कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इन्हीं फॉर्मूलों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, वो चारों फॉर्मूले कैसे हैं, जो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों का कोई मतलब नहीं है। दैट इज, हमने मान लिया कि ग्राम इक्विवेलेंट एक पर्सन है जो हमारे साथ वी इन वैन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और उस वैन के अंदर पता और कौन कौन है, एक तो वुमेन है। सर आपने वुमेन के स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं जानता हूं, और मैन है। सबसे पहला ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो हम कल पढ़ के गए हैं उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये तो सर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, कल हमने पढ़ा था, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मेलिटी। सर ये कहां से आया, देखो नॉर्मेलिटी क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मेलिटी, वही मैंने लिखा है। ठीक है सर, और बताइए इस वुमेन में आपने W की जगह V क्यों लिखा है, क्योंकि देखो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है, सर्कल पड़ा था नमन, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, बस उसी में कन्वर्ट कर दिया मैंने वॉल्यूम लीटर में, और नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिख दिया, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। सर आपने, अब समझ आ गया वुमेन को मैंने W से की जगह V से क्यों लिखा है, यस सर अब समझ आ गया है। And the last one is moles into n factor. Moles into n factor. Moles into n factor. ठीक है। सर ये कहां से आया बेटा, ये देखो जरा, ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या थे, दैट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये क्या हो गया, मास बाय मोलर मास क्या हो गया सर, ये हो गए मोल्स, क्या हो गए मोल्स। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट को मोल्स इनटू एन फैक्टर में लिख सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन। ठीक है जी, थैंक यू शाश्वत। आज सर क्या पढ़ाएंगे, आज केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा। अथर्व कह रहा आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो मत पढ़ो। जब बेटा मन ना हो, जिस साल आपका मन हो आप उस साल पढ़ें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है नीट कि इस साल लग गया अब बेटा 11 साल के बाद लगेगा, ऐसा है ही नहीं। 2026 के लिए मन ना करे, मन नहीं कर रहा भाई 2026 के लिए, कोई बात नहीं, अगले साल तैयारी कर देना, शुरू कर देना 27 के लिए। अगले साल भी ना लगे मन तो उससे अगले साल ट्राई कर लेना, टेंशन कभी नहीं लेनी है ना, ये सोचना ओहो अगले साल कुछ बच्चों का हो जाएगा तो मन को बता देना फिर कि तू ही तो कुत्ता था जिस में क्लास करने का मन नहीं करता था मेरा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें। ठीक है, डाउट सेक्शन कहां से आ गया, अभी तो रिवाइज ही करवाया है, बस कुछ पढ़ाया ही नहीं है यार। व्हेन ए मेटल इज बर्न्ड इट्स मास इंक्रीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, पता चल जाएगा आज। सर ये ब्लैक कलर का गॉगल मत पहना करिए, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मेरी आंखों में मत देख। ठीक है सर, हम जीत गए, बिल्कुल जी बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। सर वुमेन वाला नमन वाले से कैसे रिलेट कर पा रहे हो, अरे नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, वही तो लिखा है नॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। गॉगल्स मत पहनो, बाल कटवा दो, दाढ़ी हटा दो, ठीक है, ये सब कुछ चलता है डाउट में। और फिर कोई कहता है कि ओहो सर डाउट नहीं ले रहे यार आप, है ना, डाउट तो लेना चाहिए ना, देख रहे हो डाउट कैसा है। गॉगल्स मत पहनो, आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, मेरे से आई कांटेक्ट करके करना क्या तूने, मेरे से आंखें लड़ा के करना क्या भाई तूने। ठीक है, पढ़ा रहा हूं, उसको सुन, उसको समझ। ठीक है, दुनिया बहुत वैसे वैसे लोगों से भरी पड़ी है भाई, टीचर की आंखों से कांटेक्ट करना है इसको, है ना। मैं तो लड़का हूं, मुझे तो यह बात बोल सकते हो, किसी लेडी टीचर को यह बात बोल सकते हो, खासकर ऑफलाइन बोल सकते हो ये, है ना। ऐसे चीर देगी तुझे ऐसे, ठीक है, 1 2 है ना, 3 हिस्से हो जाएंगे। फिर कहते हैं ओहो डाउट नहीं लिया, एवरेज बच्चे का डाउट नहीं लेते, एवरेज बच्चे का डाउट ही बिलो एवरेज है, एवरेज बच्चे का वही भूसे में आग लगी हुई है उसके, उसको पढ़ने थोड़ा आया है। आप ये मत सोचो, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपको नहीं पता है। आपको लगता है आपको सब कुछ पता है, जैसे मान लेते हैं आपका नाम है कुछ ना ऐसे ही ना, ABC आपका नाम ये है, ये ठीक है, आपके नाम का एक ID होता है PW ऐप में, PW ऐप में, ठीक है, वो ID आपको नहीं दिखता, वो हमें दिखता है, मतलब कि टेक टीम के पास होता है। ठीक है, फिर ABC आज क्लास लेने आया, कितने बजे क्लास शुरू हुई, 11 बजे क्लास शुरू हुई,
क्लास कितने बजे तक होती है? अप्रोक्सीमेटली 12:45 PM तक होती है। वो इस क्लास में कितनी बार एंट्री करता है, कितनी बार एग्जिट करता है, कितनी बार क्लास देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो सब डाटा होता है हमारे पास, सब डाटा। वो सब हमारे साथ शेयर भी किया जाता है। ठीक है, आपकी एवरेज वॉच ड्यूरेशन क्या है, क्लास शुरू करने के बाद आप क्लास खत्म भी करते हैं कि नहीं, किस तरह का डाउट पूछ रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, एक एक चैट का रिकॉर्ड है आपकी। आपने अगर आज से 1 महीना पहले, सॉरी 5-7-10 दिन पहले भी कोई चैट करी होगी, और आज से 6 महीने बाद भी अगर कोई चैट करेंगे इस बैच की, उसका रिकॉर्ड होता है हमारे पास। आप चाहे उसे डिलीट भी कर लो, वी हैव इट विद अस। इनको टीचर की आंखों में देखना है और फिर कह रहे ओहो डाउट नहीं ले रहे सर आप। डाउट लो सर, ये डाउट लो, आंखों का चश्मा। बैकलॉग है तो बेटा बैकलॉग क्रिएट करिए, खत्म करिए उसको। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो सिंपल है ये लॉ, ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे भी, ठीक है, ध्यान से बस सुनना और समझना। क्या कहता है ये लॉ कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में मोल्स की रेशो अलग अलग होती है। सर एग्जांपल दे दो, हाँ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें मोल्स की रेशो आपको नजर आ रही है। क्या? हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, HCl का 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं केमिकल रिएक्शन चेंज कर दूं तो क्या मोल्स की रेशो चेंज हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो आपने केमिकल रिएक्शन चेंज कर दी, मोल्स की रेशो अलग हो गई। यहां पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्लियर, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपके मोल्स की रेशो अलग अलग होती है, बट ग्राम इक्विवेलेंट की रेशो सेम होती है। यस, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट। एक मिनट मैं समझा रहा हूं, ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर एक रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, हर एक प्रोडक्ट के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होगा। अच्छा, यानी कि ये बैलेंसिंग करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के रिएक्ट होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन के रिएक्ट होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl के प्रोड्यूस होंगे। इसका अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका भी 1 बनेगा। अगर इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, इसके भी 2 प्रोड्यूस होंगे, इसके भी 3 3 3। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, जितने नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे। कितनी शानदार बात है ना कि मोल्स की रेशो अलग अलग होगी, बट ग्राम इक्विवेलेंट की रेशो क्या होगी? सेम, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? यस के लिए सिर्फ Y लिखिए, नो के लिए सिर्फ N लिखिए। डेफिनेशन यही है, यही डेफिनेशन है ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी लिखवा देता हूं MIT का। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, इसके भी 2 बनेंगे। मान लो इसके 3 रिएक्ट कर रहे हैं, 3 रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके भी 3 रिएक्ट करेंगे, ये भी 3 बनेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना। अगर इसके 5 ग्राम नहीं ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो बताओ HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे? HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे? इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके कितने HCl बनेंगे? अगर इसके 2 थे, इसके भी 2 थे, तो इसके 2 बनते थे, इसके 3 थे, इसके 3 थे, तो इसके भी 3 बनते थे। बताओ, बट इसके 5 गिवन है क्वेश्चन में, इसके 4 गिवन है, तो HCl के कितने बनेंगे? HCl के कितने बनेंगे? सर, जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट गिवन होंगे, ठीक है, तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट लीस्ट होंगे, लीस्ट, क्योंकि सबने 1:1 में रिएक्ट करना है। इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, इसके भी 4 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, और इसके भी 4 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। इसके थे तो 5, थे तो कितने? 5। रिएक्ट कितने करेंगे? रिएक्ट कितने करेंगे? 4। सर, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा, ये इसके तो चारों रिएक्ट कर गए और इसके 4 बनेंगे, ठीक है। हाँ, 4। तो लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? लीस्ट होंगे, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो मुझे समझाना है, जो मैं MIT में लिख दूंगा, बट पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे ये देखिएगा, NaCl है, कैसे टूटता है? सर, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। मान लो इसके ग्राम इक्विवेलेंट NaCl के जितने हैं, उतने ही Na पॉजिटिव के होंगे, उतने ही Na पॉजिटिव के होंगे, और उतने ही क्लोराइड आयन के होंगे। यानी कि अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये 3 है तो ये भी 3 होंगे, ये भी 3 होंगे। इसका इस स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। सर, एक और एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल, एक और एग्जांपल हो जाए। जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड के होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट उसके आयंस के होंगे, उसके आयंस के होंगे। ये हमें इस 1 से, इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के हैं, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव आयन के हैं। मोल्स डबल हैं, इसके 1 मोल से इसके डबल मोल बनते हैं। ये 5 मोल होते तो ये 10 बनता, ये 6 होते तो 12 बनता। बट अगर इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसके भी 5 ही बनेंगे। इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसके भी 5 ही बनेंगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस के लिए सिर्फ Y, नो के लिए सिर्फ N। यस के लिए सिर्फ Y, नो के लिए सिर्फ N। जल्दी जल्दी बताइए। जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड के होंगे, उतने ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के होंगे। यस यस यस, ये रहा थर्ड पॉइंट। ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड के इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट उसके पार्टिकल्स के, ठीक है। चलिए, यही 3 पॉइंट MIT में है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। ये रहा एग्जाम्पल। अगर आपने कभी देखा हो, है ना, कि जो बच्चे, है ना, अनफॉर्चुनेटली अपने घर की कंडीशन के कारण, ठीक है, अपना शादी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, शादी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो NGOs होती हैं। वो NGOs क्या करती हैं? उनको एक बड़ा सामूहिक, मतलब बहुत बड़ा सा पंडाल कर दिया जाता है। वहाँ पर लड़के भी सारे आते हैं, लड़कियाँ भी सारी आती हैं जो अपनी शादी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, और उनकी शादी वहाँ पे करा दी जाती है। मतलब कि सामाजिक में जो अच्छे लोग होते हैं वो उनकी शादी को अफोर्ड कर देते हैं। उसी को समझाने के लिए हमने ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज़ किया है। देखो, लोग जितने मर्जी आए, लोग जितने मर्जी आए, हमेशा होगा तो यही है ना
कि एक बॉय और एक गर्ल मिलके एक मैरिज होगी, है ना? होगा तो यही ना। हो सकता है बॉय ज्यादा आए गर्ल्स कम आए, ठीक है, गर्ल ज्यादा आए बॉयज कम आए, ठीक है, बट हमेशा होगा यही, एक बॉय एक गर्ल के साथ मिलके एक मैरिज होगी। जैसे यहां पर मुझे बताइए, मान लीजिए, ठीक है, 50 बॉयज आए हैं और 80 गर्ल्स आई हैं, बताइए मैरिजेस कितनी होंगी? बताइए मैरिजेस कितनी होंगी, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, सम्मेलन कहते हैं सर। सर मेरा भी शादी करवा दीजिए बेटा, आपके भूसे में आग लगी हुई है बेटा। कितनी होंगी? ठीक है, दैट इज 50 मैरिजेस होंगी, बिल्कुल, क्योंकि 50 मैरिजेस के बाद लड़के खत्म हो जाएंगे, ठीक है, लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी। हमारी क्लास के बच्चे, बैच के बच्चे इसी बात से खुश हैं कि सर वाकई लड़कियां ज्यादा होंगी और लड़के कम होंगे। सर मैं अपने दोस्त की शादी भी करा दूंगा बेटा, वो खुद ही गोबर है, ठीक है। ये 60 आए हैं और ये 40 आई हैं, ठीक है। तो बताइए जी अब कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? सर 40 लड़कियां 40 लड़कों के साथ मिलकर शादी कर लेंगी, बच क्या जाएंगे? 20 लुक्खे बच जाएंगे, आई मीन 20 लड़के बच जाएंगे। अब की बार गर्ल्स लिमिटिंग रिएजेंट है, मैरिजेस कितनी होंगी? 40 होंगी, ठीक है। मान लीजिए बॉयज आए हैं 100 और गर्ल्स भी आई हैं 100, तब कितनी मैरिजेस होंगी? सर 100 बॉयज बड़ी खुशी खुशी से 100 गर्ल्स के साथ मिलके जो है वो 100 मैरिजेस कर लेंगे, बाकी बॉयज कितने बच जाएंगे? 0। गर्ल्स कितनी बच जाएंगी? 0। सर दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, या ऐसा भी कह सकते हैं दोनों में से कोई सा भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझाने के लिए ये शानदार एग्जाम्पल था जो आपको समझ आ गया होगा। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। एक मेटल ऑक्साइड में 60% ऑक्सीजन है। अच्छा, मेटल की कोई, सॉरी, मेटल की कोई ऑक्साइड है बेटा, उसके अंदर 60% ऑक्सीजन है, ठीक है। आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है मेटल का, कोई बात नहीं। पहली बात, ये 60% कौन सा परसेंटेज? तो आपने 3 पढ़ाई है, बाय मास, बाय वॉल्यूम, बाय स्ट्रेंथ। ये कौन सी परसेंटेज है? जब भी परसेंटेज मेंशन्ड नहीं होगी वो कौन सी होगी? वो होगी परसेंटेज बाय मास। कौन सी होगी? परसेंटेज बाय मास। यानी कि अगर ये 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कितनी है? 100 ग्राम, तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा? सर 60%। सर मत निकालो, हमें पता है 60% 100 का 60 ग्राम ही होता है। बेटा तुम्हें तो पता है, कुछ ऐसे महारथी हैं, अगर मैं बोल दूंगा 60% ऑफ 100 इज 60, है ये कैसे आ गया बेटा, वो सीधा डाउट ग्रुप में पहुंच जाएगा। इसी कारण एक छोटी छोटी बात भी लिखनी पड़ती है। अच्छा, 100 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो मेटल कितना होगा? मेटल कितना होगा जल्दी से बताइए। सर मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम है, उसमें से 60 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मेटल कितना होगा? 100 माइनस 60, सर 40 ग्राम। 40 ग्राम लगाइए जी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। जितने ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के होंगे उतने ही ऑक्सीजन के होंगे। इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने को मैं ये भी कर सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट मेटल, ऑक्सीजन और मेटल ऑक्साइड तीनों के क्या होंगे? सेम होंगे। बट मेरे को मेटल भी गिवन है, ऑक्सीजन भी गिवन है, मुझे ये देखो, ये गिवन और ये फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट मास, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दूंगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दूंगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के। सर ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले होते हैं, वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन। इसके लिए कौन सा लगेगा? इसका मास गिवन है, मास, तो कौन सा लगेगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास। कोई ऐसा महारथी तो नहीं अब पैदा हो गया जो कल की क्लास ना रिवाइज करके आया हो और कहे कि इक्विवेलेंट मास को आपने 8 ग्राम कैसे लिख दिया? इसका भी हमें मास गिवन है, तो कौन सा लगेगा? वही लगेगा, दैट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास और इक्विवेलेंट मास हमें मेटल का निकालना है। सर सॉल्व करेंगे 20 के टेबल पे, ये 3 पे जाएगा, या 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 8 2 16 बाय
5.33 यही है, यही है 5.33, 5.33 यही इक्विवेलेंट मास है, यही इक्विवेलेंट मास है। थोड़ी देर पहले एक दीदी क्वेश्चन पूछ रही थी, एयर में रखा मेटल को, उसका मास 24% इंक्रीज हो गया, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। यही है वो, यही क्वेश्चन है वो, यही क्वेश्चन है। नहीं सर हमें तो समझ ही नहीं आया, हमें वो करके दिखाओ, करके दिखा देते हैं। बट मैं आपको बता दूं, है ना, मेरी बात समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना बड़ा भाई समझ के, ठीक है, मेरे से गलती हो गई होगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा इंसान ही गलत है ना, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरी बात समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं अभी, ठीक है, और नहीं आए तो समझ लेना कि इसको पता नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें अपनी गलती मान लूंगा, या तो आप मान लो, आप नहीं मान सकते, आपको लगता है नहीं नहीं यही गलत है, तो ठीक है, मैं अपनी गलती पहले ही मान लेता हूं। आपको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं डीपीपी में और एमपीक्यू में, वो आपको सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं दिए जा रहे। आप सोच रहे हैं कि उसका डीपीपी का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, एमपीक्यू का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है मेरी जिंदगी से, अब मैं खुश हूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इससे रॉन्ग थॉट किसी का हो ही नहीं सकता। ये दिए जा रहे हैं आपकी सोच, अगर वो सोच में भी है तो उस सोच को पहले कन्वर्ट करके फिर उसको बढ़ावा देने के लिए, कि वो सोच बदले आपकी। आपको रगड़ना है क्वेश्चन को, ना कि उसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखना है तो फिर तो मुझे बता दिया करो, मैं एमपीक्यू के साथ ही आंसर लिख दिया करूंगा, ठीक है, देख लिया करो, हो जाया करो खुश। बाकी मर्जी आपकी, आपको लगे मैं गलत कह रहा हूं ना 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 ना, तो मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूं बेटा, आज की जनरेशन ऐसी ही है, ठीक है, इनसे बहस करने से अच्छा है सरेंडर कर दो, इनको लगता है ये जीत गए हैं, ठीक है। इफ मेटल इज पुट इन एयर एंड इट्स मास इंक्रीजेस बाय 24%, फाइंड इक्विवेलेंट मास मेटल का। एमपीक्यू के क्वेश्चन 10 में से 4 भी हो रहे हैं तब भी बहुत सही है, 8 हो रहे हैं तब भी बहुत सही है, 4 हैं तो आपको सोच डेवलप करने की जरूरत है, थोड़ा और टाइम लगाइए उसके ऊपर। सर मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता हूं, मेरे से टाइम ज्यादा लग रहा है, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, अभी तो बैच शुरू हुआ है यार, बैच खत्म थोड़ा हो रहा है, 10 दिन बाद थोड़ा एग्जाम है, जब तक वो समय आएगा आप में वो सोच भी डेवलप हो चुकी होगी, ठीक है। मुझे डराइए मत, मुझे प्रोत्साहन दीजिए। आज मैं एमपीक्यू में कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के भी लेके आया हूं, जेई मेंस के नहीं, क्या बोला दोबारा रिपीट कर दूं, शायद सुना ना हो आपने अच्छे तरीके से, किसके, जेई एडवांस के। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस पे चू 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 करने लगोगे, मेरा क्या, मैं नहीं लाया करूंगा अगले चैप्टर से, मेरा मन है लाने का, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने बोला ना, जब तक अच्छा बच्चा पीछे बैक सीट करके बस क्लास लेता है और टीचर के बारे में अच्छा नहीं बोलता है, ठीक है, तो ये जो बुरा बोलने वाले हैं ये आगे आएंगे, हमेशा हमेशा आगे आएंगे, हमेशा आगे आएंगे। लगेगा टीचर को, लगेगा यही राजा महाराजा है भाई, क्लास इन्हीं से चल रही है, और क्लास अगर इनसे चलेगी तो स्टैंडर्ड डाउन करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर करेंगे मजबूरी में, मतलब मैं नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू डू इट, सच में बता रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता, बट मजबूरी ना, मतलब कि अगर वही जैसे यही क्वेश्चन, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, कहाँ है जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन लेके, ये रहा जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और भी था कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, बट और जेई मेंस के तो बहुत सारे लेके आया हूं मैं, एम्स के क्वेश्चन करा दिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दूंगा कल वाली क्लास में, ठीक है। बट वही है कि जब अच्छा बच्चा बैक सीट लेके बैठ जाता है ना, तब नुकसान उसी का होता है बेटा, हमारा नहीं होता, टीचर का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, टीचर ने थोड़ा देना एग्जाम अगले साल, नुकसान आपका।
मैं नहीं करना चाहता, सच्ची बात बताऊं, मैं इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहता हूं, इसको एक और लेवल ऊपर लेके जाना चाहता हूं। फैक्ट है ये मेरे मन से पूछोगे तो यही है। पर जब अच्छा बच्चा बैक सीट ले लेता है, चुप करके बैठ जाता है, अप्रिशिएट नहीं करता है काम को, तो फिर लगता है कि ठीक है यार, इसको फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपने देना, मैंने नहीं देना। अगर मेटल को एयर में रखा है और इसका मास बढ़ गया है 24%, मेटल को एयर में रखते हैं, मतलब कि ये ना 9th क्लास की बात है, अब मैं इसमें 9 से नीचे जा नहीं सकता, वो मजबूरी है भाई साहब मेरी, है ना। मेटल एयर में रखा हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड। क्या बोला कि अगर मेटल का मास 100 ग्राम था, एयर में रखने के बाद कितना हो गया, 124 ग्राम हो गया ना, 24% बढ़ गया। इसका 24% होता है 24 ग्राम, 24 ग्राम बढ़ गया। अगर ये 100 ग्राम है, ये 124 ग्राम है, तो ये 24 ग्राम होगा। फिर भाई क्या पिछले वाला क्वेश्चन ही बन गया, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उसके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके। इसके ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसके किसके बराबर होंगे, मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या इक्विवेलेंट मास आ गया, 100/3 कम्स आउट टू बी 33.33। ठीक। हाँ, कल की डीपीपी में कुछ आज के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल, तभी मैंने आज डीपीपी नहीं दी। ठीक है, आज कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करें, ये क्वेश्चन आप करें। कर लेंगे तो डी लिखिएगा, डी का मतलब है डन। डन 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 डन। मेटल क्लोराइड में 29% मेटल है, ठीक है, तो 71% क्या होगा, दैट इज क्लोरीन। फिर भाई ग्राम इक्विवेलेंट मेटल, ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मास बाय इक्विवेलेंट मास, वही तो निकालना है। इसका भी मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का कितना था, कल किया था सर, 35.5। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आ गया, 29/2 कम्स आउट टू बी 14.5 ग्राम। कर लिया बेटा, कर लिया। सर जी ये क्वेश्चन हम देख लो, अब तुमने डाउट कहां पूछा राजेश, इस स्लाइड में जाके डाउट पूछा है राजेश ने, सर जी ये क्वेश्चन हम बिना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के कैसे कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन, फिर कोई कहेगा डाउट नहीं लेते सर, आप डाउट नहीं लेते। सर ग्राम ऐड कैसे हुए मेटल ऑक्साइड वाले क्वेश्चन में, ग्राम ऐड कैसे हुए, मेटल ऑक्साइड वाले क्वेश्चन में। चलिए मेटल ऑक्साइड वाला क्वेश्चन निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐड कैसे हुए, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। स्लाइड पॉज हो गई है सर, चलिए ठीक है, अगर ऐसा है आपकी बात करेक्ट है तो मैं एक बार कन्वे कर देता हूं। हाँ स्लाइड नहीं आ रही, मैं करवा देता हूँ, ठीक करवा दे, देखो जो जेन्युइन जेन्युइन होगा मैं करवाऊंगा यार। स्लाइड पॉज हो गई है, क्या करना है, दोबारा कर दूं शुरू, इसको बंद कर दूं। नो यही है, इसको कट कर दूं, इसको भी बंद कर दूं या नीचे कर देता हूं इसको, हाँ स्टॉप। प्लीज बेटा एक बार देखिएगा।
एक बार देख लीजिएगा प्लीज। एक बार डाउट ग्रुप में जाके नहीं आस्था, यहाँ पर जिसके ग्राम इक्वलेंट लीस्ट होंगे, क्या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ मास इक्विवेलेंस में? तो हर किसी रिएक्शन में होता है। जितना भी रिएक्ट हुआ होगा संजीव, उसका 24% निकाल लेना, आंसर सेम रहेगा। ग्राम इक्विवेलेंट इज टर्म विच इज सेम फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। प्रकरम पूछ रहा है सॉल्विंग डीपीपी एमपीक्यू इन क्लास क्वेश्चंस आर इनफ फॉर नीट। नहीं बेटा, इनफ नहीं है ये। आप बेटा कुछ और कोई टीचर ढूंढ लीजिए, क्योंकि रोज रोज मैं इन बातों का आंसर नहीं दे सकता। पता चल गया भाई? डाउट क्यों नहीं लिए जाते? डाउट में ये पूछा जा रहा है क्या डीपीपी और आपके एमपीक्यू और क्लास के क्वेश्चन करने से हो जाएगा, और रोज मैं इसका आंसर दूं, तो फिर यहां तो मैं पागल हूं या जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्लाइड अभी भी पॉज ही है बेटा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब तो क्लास पढ़ानी पड़ेगी। नहीं चल रही स्लाइड। आप ऐसा करिएगा, जो भी आप डाउट पूछेंगे उस क्वेश्चन की पहली 2-4 लाइनें लिख दीजिएगा। जैसे ये है ना, इफ 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये लिख देना। समझ गए? मेरे को पता चल जाएगा किस स्लाइड से डाउट है। इज दैट ओके? जब डाउट पूछेंगे तो ऐसे पूछ लीजिएगा, इफ 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम, है ना, इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं समझ जाऊंगा। इज दैट ओके एवरीवन? ऐप में नहीं दिख रही है, ऐप में, यहां तो दिख रही है, ऐप में, ऐप में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस कर लूंगा तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे करना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम के कितने होंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसके भी कितने होंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम को ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाता है। इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का कितना हो जाएगा? मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एलिमेंट का एन फैक्टर सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप वालों का एन फैक्टर कल बताया था 2 होता है, तो ये आ गया 20 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है, कैल्शियम आयन में और ऑक्साइड आयन में। तो एन फैक्टर 2 ही है, या तो कैटायन का रख लो या एनायन का। मोलर मास कितना आ जाएगा? 40 + 16 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 28। लो भाई आंसर आ गया। ये 80 है, ये 20 निकाला, मास हमें निकालना था, ये कितना आया है? 28। क्या मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया? 28 × 4 दैट इज 112 ग्राम। ठीक सर, ये स्टोशियोमेट्री से ज्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। स्टोशियोमेट्री से कर लो। आप देखो, टीचर का काम क्या होता है? अलग अलग तरीके बताना, आपकी सोच को डेवलप करना, आपकी सोच को डेवलप करना। ठीक है, ताकि आपको जो तरीका ज्यादा अच्छा लगे आप उससे कर लो, स्टोशियोमेट्री से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर करेक्ट आना चाहिए, आपकी इच्छा। चालीस ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 40 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट लीस्ट होंगे, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट लीस्ट होंगे। तो निकाल लेता हूं। ये क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री से आसान होगा? नहीं, पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? हो गया कि नहीं मुश्किल? इसी कारण मास बाय इक्विवेलेंट मास 40, इसका इक्विवेलेंट मास कल निकाला था, याद करना जरा, 50, 4/5 आ जाएगा, यानी कि 0.8।
इसका है 40, इसका इक्विवेलेंट मास आएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास 36.5 है, इसका 35.5, इसका 1 और एन फैक्टर 1 है क्योंकि एसिड एक H पॉजिटिव आयन देगा। सर ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। सर ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको लगे नहीं सर मैं तो स्टोशियोमेट्री से आसान तरीके से कर लूंगा, उससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे ही बच्चे रहेंगे, मैंने स्टोशियोमेट्री भी मैंने ही सिखाया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी मैंने ही सिखाया। ठीक है, ऐसा थोड़ा कि एक तरीका अपनाएंगे दूसरा नहीं अपनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखें जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किस पेज से है वो भी लिखा हुआ है। 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH ग्राम। एक मिनट, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है बेटा, और रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ। कितना NaOH होगा? 50 ml में पूछा हुआ है, पहले तो मैं 25 ml में निकाल लेता हूं, पहले 25 ml में निकाल लेता हूं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 25 ml में नहीं पूछा हुआ है NaOH, किस में पूछा हुआ है? दैट इज इन किसमें? 50 ml में पूछा हुआ है। मुझे तो देखो अब यही क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री से भी हो सकता है, बट उसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे मुझे रिएक्शन पता ही नहीं है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? देखो 4 फॉर्मूले हैं, या तो वही लगेगा, या वैन लगेगा, या वुमेन लगेगा, या मैन लगेगा। सर यहां कौन सा लगेगा? यहां वुमेन लगेगा। सर आपको कैसे पता चला? वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम ml में इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। सर NaOH के लिए कौन सा लगेगा? यहां पर भी वुमेन लगेगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रखी है, मोलैरिटी पता चल जाएगी इंटू एन फैक्टर। यहां सर ऐसा भी कर सकते हो आप, अमाउंट पूछा हुआ है, अमाउंट पूछा हुआ है, अमाउंट का मतलब होता है मास, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर कर लो सर, मोल्स इंटू एन फैक्टर कर लो, क्योंकि मोल आ जाएंगे तो मास आ जाएगा, मास आ जाएगा उसको डबल करना है, डबल करना है तो इससे कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वॉल्यूम रखो इसकी 50, वॉल्यूम लीटर में 50/1000, मोलैरिटी 0.5, एन फैक्टर कितना होगा? एसिड का एन फैक्टर वही होता है जितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है, यानी कि 2 है हाइड्रोजन तो 2 ही देगा। इसके मोल्स की जगह मास निकालना है, तो मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास कितना होगा? इसका 23, इसका 16, इसका 1 40। और एन फैक्टर कितना होगा? बेस का एन फैक्टर होता है जितने OH नेगेटिव आयन देगा। कितने OH नेगेटिव आयन देगा? 1। सर ये 20 हो गया, सर ये 1 हो गया। क्या मास ऑफ NaOH 2 ग्राम आ गया, ये आया है 25 ml में, हमें निकालना है 50 ml में। सर डबल होगा, डबल डबल, आंसर आ गया 4 ग्राम, 4 ग्राम। क्लियर? कोई कहे जी मैं स्टोशियोमेट्री से करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मोस्ट वेलकम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट उसके लिए पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। इतना कर सकते हैं तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हुई है बैलेंस, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट तो यही होगा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, वहां से करना पड़ेगा। क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा बता सकते हैं? बिल्कुल। हमें 50 ml 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, ये है ऑक्सैलिक एसिड, इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज होता है रिएक्ट कराना है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब भी एसिड और बेस बेटा आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद 25 ml ऑफ NaOH। ठीक है, आपको अमाउंट पूछा होगा, अमाउंट होता है मास, 50 ml ऑफ NaOH में मैंने अमाउंट निकाल लिया 25 ग्राम में, इसको सॉरी 25 ml में, 50 ml में पूछा हुआ तो डबल कर दिया, क्योंकि ये डबल हुआ है तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है बेटा,
डाउट चेक करो बेटा, डाउट चेक करो, देखो डाउट तो आना ही था। सर एससी के और लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने पीडब्ल्यू स्टोर से बुक्स ऑर्डर करी थी, वॉल्यूम 50 ml क्यों लेना है? क्या बताऊं अपना, देखो अब कोई डाउट ऐसा है, अब कोई कहेगा जी इस डाउट को एंटरटेन करो कि वॉल्यूम 50 ml ही क्यों लेना है। भाई मुझे जब कोई क्वेश्चन समझ आता था, कॉन्सेप्ट समझ आता था, तो मैं भी यही बोलता था कि दिमाग की बत्ती जल गई है ना। बट अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो मेरे भी भूसे में आग लग जाएगी बेटा, है ना। क्या बोलूं मैं अब इसके बारे में, कह रही वॉल्यूम 50 ml ही क्यों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है 50 ml, है ना। ये वाला 50 ml क्वेश्चन में पूछा हुआ और ये वाला 50 ml दे रखा है, जो दे रखा है वही तो लूंगा, है ना। एक बार फिर डाउट्स देख लें। इनऑर्गेनिक में सीखोगे मुनीब। सर 50 ml ऑक्सैलिक एसिड वाले में M1 V1 से M2 V2 से हो जाएगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। किसी और टीचर से पढ़ के आए हो आप कभी ना कभी, पता नहीं कहाँ से, ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे नहीं पता, बट वही करते हैं ये हरकतें, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। मैं नहीं करता ये। अगर 5 सेम या सिमिलर क्वेश्चन हमने लिमिटिंग रिएजेंट में किया हुआ है, मैं जानता हूं, बट मैं उसी क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करा रहा हूं ताकि जल्दी कैसे होता है क्वेश्चन वो आपको पता चल सके। 5 मोल बेरियम क्लोराइड को 2 मोल सोडियम फॉस्फेट में मिक्स कर दिया, ये है बेरियम क्लोराइड, इसको मिक्स कर दिया सोडियम फॉस्फेट में। आपसे पूछा हुआ कितने मोल बेरियम फॉस्फेट के बनेंगे, ना बैलेंस करने की जरूरत, ना आगे कौन सा प्रोडक्ट होगा वो लिखने की जरूरत, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लो, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके साथ इक्वेट कर देना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट लीस्ट होंगे। सर ग्राम इक्विवेलेंट निकालो जरा, इसके कैसे निकालूंगा सर, ग्राम इक्विवेलेंट के 4 ही फॉर्मूले हैं, वही वैन वुमेन मैन, यहां मैन लगेगा, क्यों, क्योंकि मोल्स दे रखा है, मोल्स इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर देख लो, कैटायन का भी 2 है, एनायन का भी 2 है, इसमें भी मोल्स दे रखे हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर, कैटायन का भी 3 है, +1 इंटू 3, एनायन का भी 3 है। बताओ भाई कौन सी वैल्यू लो आई, सर ये लो आई, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम फॉस्फेट के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बेरियम फॉस्फेट के। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, दे ही रखे हैं सर मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसके मोल्स निकालने हैं, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सर एन फैक्टर कैसे निकालूंगा, एक बेरियम 2 पॉजिटिव होता है तो 3 का कितना हो जाएगा 6, इसका भी 6 ही आना है बट फिर भी बता देता हूं, एक फॉस्फेट का 3, 2 फॉस्फेट का 6, क्या आंसर आ गया 1, आ गया 1। भाई क्या ये क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए। रिएक्शन गिवन होगी, नहीं भाई नहीं गिवन होगी, इनऑर्गेनिक में सीखोगे, या तो 9, 10, 11, 12 में सीख लेते, नहीं सीखी है तो फिर इनऑर्गेनिक में सीखोगे। अब मैं थोड़ा वो सिखाता रहूंगा, इनऑर्गेनिक का काम है ना ये, या तो 9, 10 में सीख लेते, नहीं सीखा 9, 10 में तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करो, एसी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना, गर्मी लग रही है बहुत, करिए पोल के थ्रू करिए जी ये क्वेश्चन। weight of AgCl precipitated when a solution containing 5.8, कितना वेट AgCl का बनेगा, ये पूछा हुआ है, वेट AgCl का कितना बनेगा। सबके मास दे रखे हैं, Ag का 108 होता है, क्लोरीन का एवरेज 35.5 होता है,
Na का 23 होता है। ठीक है, कितना वेट AgCl का बनेगा जब NaCl के अंदर AgNO3 डाला गया है। NaCl के अंदर AgNO3 डाला गया है। ये NaCl है, ये AgNO3 है, दोनों से मिलके AgCl बनेगा, साथ में NaNO3 भी बनेगा, मैं जानता हूं, बट जानबूझ के मैं अपना टाइम बचाने के लिए उसको लिखूंगा नहीं, समय ही तो बताना। तो पहले दोनों में से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जिसके लीस्ट होंगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट और AgCl के ग्राम इक्विवेलेंट सेम रख लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास, जो होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर 1 है। इसका भी कैसे निकालूंगा? मास, इसको 3.5 कर रहा हूं मैं, थोड़ा कैलकुलेशन करनी और आसान हो जाएगी। 3.5 से आसान हो जाएगी कि 3.4 से आसान होगी? 108 और 60, तो 3.4 ही रहने देता हूं, 3.4 ही रहने देता हूं। ये होता है 48 और 14 कितने होते हैं भाई? 48 और 14 62 और 170। एन फैक्टर इसका भी 1 है क्योंकि कैटायन का टोटल चार्ज भी 1 है और एनायन का भी 1 है। ये 1/10 आ रहा है और ये 1/10 से बहुत बड़ा आ रहा है। सर यही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। मास निकालना है तो मास बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास 108 और 35.5 143.5, एन फैक्टर 1 ही है क्योंकि टोटल चार्ज कैटायन और एनायन का 1 होगा। तो वेट AgCl का कितना होगा? क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस नो में रिप्लाई करिए, कुछ बोलिए। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। यस यस यस, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? मैं करूं कैलकुलेट, ये पॉइंट हटाऊंगा और ये वाला 0, ये 100 लिख दिया यहाँ पे, 17 के टेबल में 2 पे चला जाएगा, ये हो गया 287 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2.87। ये आंसर है यार, है कोई 2.87? यार ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो गया। 68% बच्चों का सही है, बहुत है भाई, बहुत है, इतने ही तो मोर देन इनफ है। यस 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 यस। सर ये कंजर्वेशन ऑफ मास से क्यों नहीं कर सकते? कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होता अगर ये भी पूरा रिएक्ट करता है, ये भी पूरा रिएक्ट करता है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहां पर NaNO3 भी तो बनना था, अगर ऐसा होता भी तो कुछ ये बनेगा कुछ ये बनेगा, फिर कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा कितना बनेगा? तो प्रॉब्लम तो वही रही। आगे बढ़े, एक बार डाउट ग्रुप देख लें। सर विदाउट स्टोशियोमेट्री नहीं होगा? अब देख रहे हो मैंने बोला भी था क्वेश्चन कैसे पूछना। सर हम स्टोशियोमेट्री वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं EM के फॉर्मूले से, इक्वल मास से। यस सर, रियली अप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी एंड नोट्स एंड लेवल ऑफ MPQ। थैंक यू बेटा। MPQ को DPP के साथ मर्ज कर दो प्लीज़, बस करो बेटा, बहुत अच्छे समझ आ गया। चलिए थैंक यू जी। वेट ऑफ AgCl वाला नहीं समझ आया, स्टेप वाइज बताइए, रिपीट कर देते हैं भाई। वेट ऑफ AgCl वाला नहीं समझ आया, AgCl वाला ये रहा। सबसे पहले जब भी दोनों रिएक्टेंट्स में से निकालना होता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो होता है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, लीस्ट होते हैं
इसके ग्राम इक्वलेंट 0.1 आ रहे हैं, इसके 0.1 से भी बहुत कम आ रहे हैं। आपको कैसे पता ये 0.1 का आज से बहुत कम आ रहे हैं? अगर ये 17 होता तब आता 0.1, न्यूमिनेटर उससे छोटा है तो इसका मतलब वैल्यू और छोटी आएगी, तो इसके ग्राम इक्वलेंट लीस्ट है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मास फाइंड आउट करना है, तो इस दोनों के ग्राम इक्वलेंट सेम रख दिया। इसके ग्राम इक्वलेंट यही है, मास बाई इक्वलेंट मास, इसका मास निकालना है, इक्वलेंट मास ये रहा, बस कैलकुलेशन है। ठीक है जी, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीट करने में, बट प्रॉब्लम ये है जीरो पे होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। हर एक इंसान जब पढ़ाई शुरू करता है वो जीरो पे ही शुरू करता है। मैंने भी जीरो पे शुरू करी थी, आप भी किसी सब्जेक्ट में जीरो पे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे क्लास बीतती जा रही है ना, क्लास बीतती जा रही है, जीरो पे ही रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज 14वीं क्लास है, जितने भी आपको रूल्स ऑफ द क्लास बताए गए हैं, जितनी भी आपको 5 स्टार ट्रिक्स बताई गई हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 0 से 100 पे पहुंच गए होंगे, झूठ है ये, झूठ है ये। बट हाँ, आपको 0 से 10 पे आना पड़ेगा भाई। पहली क्लास में भी 0, 14वीं क्लास में भी 0, जिस दिन सिलेबस एंड होगा उस दिन भी 0, फिर 0 पे रहेंगे, है ना। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, समझ आ जाए बहुत अच्छा, नहीं तो बड़ा भाई समझ के ये कह देना कि यार गलत बोल रहे हैं आप। आवाज कम हो गई है यार। आवाज कम हो रही है यार, आवाज कम हो गई, आवाज कम हो गई। कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। वैसे तो ठीक है यार आवाज। हेलो 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 हेलो, हाँ यार ठीक है आवाज। बट चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं तो ऑल गुड है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आइए टॉपिक पे चलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, किसी ने कमेंट किया था तभी उसकी सुननी पड़ी, नहीं तो मैं कौन सा कमेंट में घुसा रहना चाहता हूँ। पर चलिए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स। पहली बात, मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स। ठीक है, एक ये है, एक ये है, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये बन गया, ये मिक्सचर 1 है, ये मिक्सचर 2 है, दोनों को मिक्स कर दिया, ये बन गया फाइनल मिक्सचर। आपको इसके अंदर किसी ना किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी। समझ गए? इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी ना किसी फाइंड आउट करनी होगी। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से। क्या 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 ये सेम क्वेश्चन ही है यहां पे। मान लो यहां पर NaCl था, मान लो यहां पर AgNO3 था, मान लो यहां पर ये AgCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं या मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दोनों रिएक्ट कर रहे थे, दोनों में से हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया था। ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट था उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके बने होंगे। ऐसे ही किया था। यस, अब इसी को मैं दोबारा समझा रहा हूं, जो लाइन अभी समझाई है इसी को दोबारा समझा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स कब? जब नेचर सेम नहीं है, यानी कि आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने वही समझाया है, जब रिएक्ट कर जाते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आराम से। ये एसिड है, ये बेस है, क्या बेटा इसके अंदर? मान लो कोई एसिड और बेस। जरूरी नहीं है ये एसिड बेस हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 5 दे रखे हैं, इसके 3 दे रखे हैं। आपसे पूछा जाए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, जल्दी से बताओ। चलो, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? जल्दी से जवाब दो। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? इसके ग्राम इक्विवेलेंट 5 दे रखे हैं, इसके 3 दे रखे हैं। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? जल्दी से बताओ।
सर मैं तेरे को पसंद करता हूँ। थैंक यू भाई। सबका आंसर आ गया है सर, बेस लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि बेस खत्म हो जाएगा। हाँ सर बेस खत्म हो जाएगा। एसिड बच जाएगा। हाँ सर एसिड बच जाएगा। कितना बच जाएगा मुझे वो बताइए, कितना बच जाएगा? सर इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है बेस। इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट 3 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 5 - 3, 2 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएंगे एसिड के। चाहे एसिड कोई सा भी हो, HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, H3PO4 हो, कोई भी हो, क्या यही ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव आयन के भी हैं? आज पढ़ा था ना, जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के होंगे उतने H पॉजिटिव आयन के होंगे, जितने H2SO4 के होंगे उतने H पॉजिटिव आयन के होंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूं मैं, इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूं, जो पढ़ाया है उसी को बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। पहला, ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बच जाएंगे। अगर एसिड ज्यादा होगा तो एसिड के बच जाएंगे, बेस ज्यादा होगा तो बेस के बच जाएंगे। एसिड ज्यादा है तो ये ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव आयन के बच जाएंगे। यहां पर बेस लिखा होता तो यहां पर OH नेगेटिव आयन आ जाता, यहां बेस होता तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएंगे या तो ये H पॉजिटिव आयन के होंगे या OH नेगेटिव आयन के होंगे। ऑब्वियसली बात है, एसिड ज्यादा है तो ये H पॉजिटिव आयन के हैं, बेस ज्यादा है तो ये OH नेगेटिव आयन के हैं। वो कैसे निकाले आपने? वो कैसे निकाले आपने? जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के थे माइनस जितने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के थे। मैंने मॉड क्यों लगाया है? ताकि आंसर नेगेटिव में ना आ जाए, पता चले ये 3 हो ये 5 हो, ये 3 हो ये 5 हो, तो आप कहेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट बच गए। -2 नहीं आ सकता, 2 बोलना है, ठीक है ना, 2 बोलना है। समझ गए? यही किया है, कोई नया तो नहीं किया। ये देखो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस बेस के ग्राम इक्विवेलेंट, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस बेस के ग्राम। सेकंड, या तो अब नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव आयन की आएगी या OH नेगेटिव आयन की आएगी। सर किस की आएगी हमें कैसे पता? बेटा एसिड बचा होगा तो ये नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव आयन की आएगी, बेस बचा होगा तो बेस की आएगी। वो कैसे आएंगे? जितने ग्राम इक्विवेलेंट बचे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी ऐसे ही निकालते थे हम लोग, बिल्कुल ऐसे ही निकालते थे। जिसकी नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो उसके ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जितनी नॉर्मेलिटी आएगी क्या उतनी ही मोलैरिटी आएगी? क्या उतनी ही मोलैरिटी आएगी? बिल्कुल। अगर ये बचा हुआ है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम है क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 होता है। अगर ये बचा हुआ है तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम है क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। कई टीचर्स इसको कैसे सिखाएंगे मैं आपको बता देता हूं, कैसे सिखाएंगे? ऐसे सिखाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेंगे देखो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कर देना। अगर एक एसिड होगा दूसरा बेस होगा, इससे आधे क्वेश्चन सही होंगे आधे क्वेश्चन गलत होंगे। एसिड अगर HCl है और NaOH है तो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। एसिड अगर H2SO4 है और NaOH है क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो मैं सिखाऊं क्यों? ये Why should I teach something जिससे आधे क्वेश्चंस के आंसर गलत आएंगे आधों के सही आएंगे? ठीक है जी। तो मैं इसी कारण ये नहीं सिखाता हूं। HCl NaOH होगा बिल्कुल इससे आंसर आएगा, वही इससे आंसर आएगा बिल्कुल। बट अगर एक H2SO4 और दूसरा NaOH होगा तो गलत आएगा आंसर, करके देख लेना चाहे। फाइंड मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन एक मिक्सचर में, ठीक है, एक मिक्सचर में H पॉजिटिव आयन निकालना है। अगर इतना H2SO4 मिक्स किया है इतने NaOH के साथ तो फिर भाई या तो ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव आयन के बचे होंगे या OH नेगेटिव आयन के। कैसे पता चलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस बेस। कैसे निकालूंगा ग्राम इक्विवेलेंट? सर 4 फॉर्मूले थे, यहां वुमेन लगेगा। आपको कैसे पता वुमेन लगेगा? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर माइनस वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या ये 20 - 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा? बिल्कुल सर।
किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है सर? H पॉजिटिव आयन के, तो बस फिर ये ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव आयन के, क्योंकि ये 20 है वो 10 है। ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नहीं सर मोलारिटी निकालनी है, एक ही बात है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 5 लीटर ये और 10 लीटर वो, 15 हो गए, 5 + 10, 5/15, 1/3.33 मोलर। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? लग रही है भाई भूसे में आग लग रही है कि नहीं लग रही है? और लग रही है भूसे में आग? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कहाँ गलती हुई है बता दीजिए, मैं सही कर लूंगा। 2/3 आएगा, कहां से 2/3 आएगा? एन फैक्टर 2 मान लियो क्या? इसका एन फैक्टर 2 मान लियो क्या कि H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन है? उससे तो नहीं बोल रहे तुम लोग? उससे तो नहीं बोल रहे कि फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 आ जाएगा? बिल्कुल गलत बोल रहे हो अगर ऐसा बोल रहे हो तो। अगर ऐसा बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मैं नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं H पॉजिटिव आयन की, तो नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव आयन, इसका एन फैक्टर रखना है, H2SO4 का नहीं। H2SO4 का रख लिया मैंने यहां पे। अच्छा ये 10/15 है, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, वो थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया। 10/15, 2/3। अब ठीक है बेटा, सॉरी है, मेरे को लगा इस वाले का एन फैक्टर आप 2 लेने के लिए बोल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या गलती है वहां पे मान लेते हैं भाई। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हो गया, सही हो गया। अगला करोगे? खुद करो अभी, है ना, खुद करो अभी जल्दी जल्दी। हेलो, यस, बताइए। हम्म। हाँ तो अभी तो क्लास चल रही है ना, क्लास के बाद ही आऊंगा ना। मेरी है 12:45 तक। टॉपर बच्चे आए हुए हैं, उन्हीं से मिलना है ना। मैं हाँ पेगासस में आऊँगा। ठीक है, आप वहीं हो? ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। चलो भाई, टॉपर बच्चे आए हुए हैं, उन्हें मिलना है सर, उन्हें मिलना है आपसे, उन्हें मिलना है हमें, कल से यही चल रहा है। चलो कोई नहीं, मिलाएंगे। तुम भी तो आओगे अगले साल, है ना, तो तुम्हारे लिए भी समय निकालना पड़ेगा। आज जो आए आज उनसे मिल लेते हैं। चलिए, मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालनी है। वैसे इसी से पता चल रहा है कि OH नेगेटिव आयन ही बचा होगा, बट फिर भी मैं प्रूव करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब NaOH को मिक्स किया गया H2SO4 से, तो ग्राम इक्विवेलेंट पहले एसिड के वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, वैन लग रहा है, वैन माइनस यहां पर वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। 2 में से 10 जाएंगे सर, 8 बचेगा, 8। ये ग्राम इक्विवेलेंट है OH नेगेटिव आयन के जो बचे होंगे। नॉर्मेलिटी कितनी होगी? जितने ग्राम इक्विवेलेंट है बचे हुए डिवाइडेड बाय टोटल। एक 2 लीटर है और दूसरा भी 2 लीटर है, 4 हो गया सर, ये आ गया 4। मोलैरिटी भी यही है क्योंकि एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है, ठीक है। जेलसी हो रही है, क्यों जेलसी हो रही है भाई? अगले साल तुम नहीं आओगे क्या?
मैं आज जिधर स्टूडियो में क्लास लेने आया हूँ ना, आज मुझे इधर क्लास लेने आना ही नहीं था, मुझे कहीं और जाना था क्लास लेने के लिए। बट फिर वही कल से चल रहा है, और मेरा क्लास किसी और स्टूडियो में शेड्यूल भी हो चुका था, है ना, शेड्यूल भी हो चुका था वहाँ पे। और कल से चल रहा है, सर वो टॉपर बच्चे आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, टॉपर बच्चे आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं ठीक है यार, आए हुए तो आ जाएंगे कल ना। शेड्यूल इतना टाइट होता है कि टाइम मिलता नहीं है, आपको सही बात बताऊँ, किसी के लिए भी निकालना। बट हाँ, 2 होगा, 4/8 था, 2 होगा जी। चलिए आगे करते हैं। नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताइए। अच्छा, नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन और नॉर्मेलिटी भी बतानी है। अगर KOH को मिक्स किया HCl के साथ, नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा होंगे बेस से, तो ऑब्वियसली एसिड बच जाएगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर बेस के ज्यादा होंगे तो बेस बच जाएगा, सर सॉल्यूशन बेसिक होगा। MIT में लिख लेना। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ठीक है, करो करो करो। फिर वही जो ग्राम इक्विवेलेंट बच गए हैं, पता नहीं एसिड है कि बेस है, निकाल के देख लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड के कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, माइनस वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। सर बेस के ज्यादा हैं, एसिड के कम हैं, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट OH नेगेटिव आयन के बचे। सॉल्यूशन क्या है, बेसिक, क्योंकि बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, वो बचे होंगे। अब निकालनी है इसकी नॉर्मेलिटी भी और मोलैरिटी भी, जो सेम होगी। ग्राम इक्विवेलेंट बचे कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 1 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, 3 हो गया, 0.33। ठीक है बेटा, ठीक है। सर HCl को तो बेसिक नहीं कह रहे, कैसे कह दोगे भाई HCl को बेसिक, HCl एसिड होता है। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे बार बार क्यों लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को। चलिए कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा जी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, अगर नेचर सेम है, ठीक है, सेम है, सेम कहने का मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, इसमें भी एसिड है और इसमें भी एसिड है, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऐड हो जाएंगे। मान लो इसमें 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, इसमें 3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 8 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सब ठीक तो है बेटा, ठीक तो है। सर N और M कैसे इक्वल है, बिकॉज N फैक्टर 1 है बेटा, इसका N फैक्टर 1 है, 1 है, N फैक्टर 1 है H पॉजिटिव आयन का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सर सही है, सही है, सही है, सही है ना। डाउट ग्रुप भी देख लीजिए, डाउट ग्रुप देखना बहुत जरूरी है बेटा, पढ़ाओ ना पढ़ाओ,
कि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आप कैसे पता चल रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लग रहा है? बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ सर मैं। अरे बेटा क्वेश्चन ही मुश्किल है, देखो तुम कंफ्यूज तो देखो होगी तुम। आपको कैसे पता चल रहा है भाई कि ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ना? कितना मुश्किल देखो पूछ लिया। जीरो से स्टार्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए अपना धीरे धीरे। यहां पर वॉल्यूम दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, तो ये लग सकता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट? नहीं लग सकता। वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी लग सकता है? नहीं लग सकता। तो यही लगेगा ना, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। इसका H2SO4 का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दे रखा है, तो वैन ही लगेगा ना, वॉल्यूम इन लीटर इंटू नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन में दम नहीं था, बट चलो तुमने पूछा है तो बता दिया। सनी सिंह कह रहे हैं -1 होगा। अब भैया मॉड लगा हुआ है यार, मॉड भाई, मॉड लिखा हुआ है, कल की क्लास पढ़ के आओ। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी इसलिए इक्वल है क्योंकि एन फैक्टर 1 है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेटालिक क्लोराइड का जीएमएम को स्पेसिफिक हीट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, बताएंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज क्यों नहीं है? इसमें आपने एन फैक्टर लिया ही नहीं H2SO4 का। हाँ तो वैन लग रहा है ना, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम 2 दे रखी है, नॉर्मेलिटी 1 दे रखी है, तो कहां से लूंगा एन फैक्टर? वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता तब रखता उसका एन फैक्टर। क्या हो गया यार? N1V1 माइनस N2V2 से भी तो सभी आंसर आएगा क्या सारे क्लास केसेस में? अनन्या ने पूछ लिया। अनन्या कह रही सर सारे N1V1 माइनस N2V2 से कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें मोल्स दिए होंगे किसी के, तो क्या मोल से पहले मोलारिटी निकालोगे, फिर मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकालोगे और फिर ये लगाओगे? पहले मोल्स दिए होंगे, उससे पहले मोलारिटी निकालोगे टोटल वॉल्यूम डिवाइड करके, फिर नॉर्मेलिटी निकालो। अच्छा चल ये बता, चलिए बता और अच्छा अनन्या क्वेश्चन पूछ लेता हूं। दूसरे के सिर्फ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे ही नहीं रखी, तब कैसे होगा? तब N1V1 माइनस N2V2 गया, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तभी मैं कह रहा हूं फॉर्मूला मत रटो। वो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड, वो कुछ केसेस, वो कब लगेगा N1V1 और N2V2? जब नॉर्मेलिटी या मोलारिटी दे रखे होंगे तब लग जाएगा। अगर मोल्स दिए होंगे फिर क्या करते रहो, फिरोगे। सर इसमें एन फैक्टर 2 होगा H2SO4 का। हाँ 2 होगा तो बटकर अचार डालूंगा उसका। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, ये रहा 2, ये रहा 1, आ गए 2 ग्राम इक्विवेलेंट। कहां एन फैक्टर की जरूरत है मुझे? कहां एन फैक्टर की जरूरत है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है दीपांशु का। दीपांशु कह रहा है एन फैक्टर एक्सप्लेन कर दो। भाड़ में गया, आपने कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्यों पढ़ाया था? मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं पैसे दिए सर पूरे 6000, है ना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो सकते दीपांशु जी। थोड़ा सा अपने दिमाग की ज्वाला को प्रज्वलित कीजिए। मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा भाई, तेरा घाटा। ठीक है, दीपांशु यकीन 3.0 आ रहा है, उसमें जो भी टीचर पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बेटा। शुरू से शुरू कर देना फिर अब की बार, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, बातें बुरी लग रही हैं, कड़वी लग रही हैं, लगनी भी चाहिए भाई। मैं नहीं चाहता आज 0, 2 महीने बाद भी 0, 6 महीने बाद भी 0। मैं चाहता हूं मेहनत करो, शेल से बाहर निकलो, 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, है ना। ढाक के 3 बात रहे हो 17 सालों से या 18 सालों से, और अगर इसको लेवल को इंक्रीज नहीं किया तो 2026 में रोना पड़ेगा। तब उस दिन मेरी याद बहुत आएगी कि बंदा सही कहता था, गलत नहीं कहता था। अगले साल फिर पढ़ने आओगे, उससे बेटर है कि इसी साल पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर्स का अगर नेचर सेम है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के दे रखे हैं, दोनों को मिला देंगे तो 8 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। नेचर सेम है, नेचर सेम है। तो कैसे निकालूंगा ग्राम इक्विवेलेंट टोटल?
अब टोटल या तो ये H पॉजिटिव आयन के आएंगे, कैसे H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, यहां बेस के आएंगे तो यहां पर OH नेगेटिव आयन हो जाएगा, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, उसमें कौन सी फिर बड़ी बात है, ठीक है, ऐड कर दो सबके ग्राम इक्विवेलेंट को। नॉर्मेलिटी या तो H पॉजिटिव आयन की निकलेगी या OH नेगेटिव आयन की निकलेगी। सर आपको कैसे पता किसकी निकलेगी, OH नेगेटिव आयन की या सॉरी या H पॉजिटिव आयन की या OH नेगेटिव आयन की। बेटा अगर ये एसिड है तो H पॉजिटिव आयन की निकलेगी, ये बेस है तो ये OH नेगेटिव आयन की निकलेगी। जितने सबके टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सर मैंने इसमें भी सीख रखा है सर एक फॉर्मूला, वो कौन से वाला सर, वो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। भाई अगर सिर्फ मोल्स दिए होंगे तब कैसे करेगा, मोल्स दिए होंगे तब कैसे करेगा, नॉर्मेलिटी दी होगी लग जाएगा। चल वॉल्यूम भी दी होगी तो पहले नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद लगा लेगा, ठीक है मैं मान गया। चल मोल्स दिए होंगे फिर कैसे करेगा, गया है ना। इसी कारण कह रहा हूं फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। जितनी नॉर्मेलिटी आएगी उतनी ही मोलैरिटी भी आ जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन हो या OH नेगेटिव आयन हो एन फैक्टर 1 ही है, 1 ही है। फिर पानी आ रहा है देवास में, ख्याल रखिए बेटा अपना। सर मान लो एसिड ना होके कोई और है, सुनो सुनो सुनो, ये NaCl है, ये Na2SO4 है, और हमें यहां पर Na पॉजिटिव आयन की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी निकालनी है। तो यहां पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसके ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पर ये Na पॉजिटिव आ जाएगा, ये Na पॉजिटिव आ जाएगा, ये Na पॉजिटिव आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिमाग है उसमें, नहीं सर कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिमाग है ही नहीं तो लगाएंगे कैसे। फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, जब इतना HCl और इतना H2SO4 दे रखा है, फिर भाई दोनों एसिड है तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके आएंगे, H पॉजिटिव आयन के, किसके बराबर आएंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दो, ऐड कर दो। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इसके कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। सर ये 2 है, ये 8 है, ये 10 आ गया सर। तो नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव आयन की, वही मोलैरिटी H पॉजिटिव आयन की, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सर 10/6 आ गया सर, 5/3 आ गया सर, 1.66 आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले नहीं रटने हमें, ये करो चलो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एन फैक्टर ऑफ H2SO4 रह गया। अरे भैया उसमें एन फैक्टर ऑफ H2SO4 की कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। वैन लग रहा है वहां पर, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी लग रहा है भाई। भाई क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, सब मजे ले रहे हैं। कर लिया सर, कर लिया, कर लिया। मोलैरिटी निकालिए मिक्सचर की, निकालिए जी। ये भी बेस है, वो भी बेस है, तो OH नेगेटिव आयन आएगा।
यहां पर क्या लगाओगे, पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर रहा हूं, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वहां पर भी वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर 2 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, 1 + 2 4 और 2 6/3, लो भाई 2 मोलर आ गया है ना। एक एक लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं यार, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। मोलैरिटी क्लोराइड आयन की निकालनी है। अगर NaCl और कैल्शियम क्लोराइड दोनों को मिक्स कर रहे हो, क्लोराइड आयन यहां पे भी है यहां पे भी है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दो। कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वहां पर भी वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर 2 है, टोटल चार्ज कैटायन का और टोटल चार्ज एनायन का 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, 1 उसका 2 उसका, सर ये भी 6/3, सर ये भी 2 है। इसी का सेकंड पार्ट है, मोलैरिटी Na पॉजिटिव आयन की निकालनी है। इसी का थर्ड पार्ट है, मोलैरिटी कैल्शियम आयन की निकालनी है। करो भाई ग्राम इक्विवेलेंट इसके Na पॉजिटिव के ऐड करो। सर यहां पर Na पॉजिटिव है तो करूंगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यहां पर Na पॉजिटिव है ही नहीं, है Na पॉजिटिव यहां से, अरे यहां पर Na पॉजिटिव है नहीं है तो यहां पर 0 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सर 2/3 मोलर आ जाएगा। अब कैल्शियम आयन की निकालनी है, कैल्शियम आयन के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट, सर यहां पर कैल्शियम आयन है ही नहीं पहले वाले बीकर में तो 0 कैल्शियम आयन लिखूंगा, दूसरे वाले में है तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये 4/3 आ जाएगा। क्लियर है भाई? डन, दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा हो रही है, क्या हम जे एडवांस का क्वेश्चन क्लास में करें? अगर आप रिवाइज करके आए हो तो, नहीं करके आए हो तो नहीं करेंगे, नहीं करके आए हो तो नहीं करेंगे। रिपीट कर दो, अरे भैया मैं जे एडवांस का क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूं, ये रिपीट पे अटके हुए हैं। रहने दो बेटा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मैं खुद ही बता देता हूं, नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट Na पॉजिटिव आयन के चाहिए, यहां पर है Na पॉजिटिव आयन तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दिया, यहां पर Na पॉजिटिव है ही नहीं तो उस कारण 0 लिख दिया। सिमिलरली मोलैरिटी कैल्शियम आयन की निकालनी थी, यहां पर कैल्शियम आयन है ही नहीं तो पहले बीकर में 0 लिख दिया, दूसरे में है निकाल लिया उसके ग्राम इक्विवेलेंट। अब सारे जाने यस बोल रहे हैं, वैसे ये भी रिपीट करवाना है, यस 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 यस। आओ चलो करते हैं फिर, एक क्वेश्चन तो करते हैं कम से कम, देखें जरा क्या करते हैं। बट पुराने चैप्टर आई मीन पुराने टॉपिक का रिवाइज किया होना चाहिए आपने। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, मोलैरिटी निकालनी है। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है WB 120 ग्राम, मोलर मास भी दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये भी 1000 ग्राम दे रखा है। सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है, ओके 1.15 ग्राम पर ml। आपसे पूछा हुआ है मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी यही होती है? यस और नो? यस। क्या यहां पर नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए सर, वो तो बहुत आसान है, ये देखो मास बाय मोलर मास, बहुत बढ़िया सर। बस अब वॉल्यूम निकाल लो किसी तरीके से सॉल्यूशन की, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम जो होती है, मास किसके बराबर होता है सॉल्यूशन का? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमें निकालनी है। एमएल में आ जाएगी तो लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मास कितना होगा सॉल्यूशन का? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 1000 प्लस 120 कम्स आउट टू बी 1120, तो ये 1120 रख दिया। वॉल्यूम एमएल में आ जाएगी और ये 1.15 रख दिया, तो वॉल्यूम एमएल में आ गई 1120 डिवाइडेड बाय 1.15 एमएल में। सर हमें लीटर में रखनी है, रख लेंगे, आओ सॉल्व करते हैं इसको।
नंबर ऑफ मोल्स कितने आए सर? 2 आ गए। वॉल्यूम कितनी आ गई? 1120 डिवाइडेड बाय 1.15। सर ये ml में है, अरे एरा कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, हो गई लीटर में। ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 115 है, ये 112 है, ऑलमोस्ट सेम हो गए, ऑलमोस्ट सेम हो गए। तो आंसर 2 के पास है, आंसर 2 के पास है, 2 के पास यही है 2.05 है ना। हाँ 2.05, ये ऑप्शन नंबर 3 2.05। बहुत सारे बच्चों ने आंसर 2 लिख दिया था, 2 नहीं आ रहा, 2.05 आ रहा है यार, 2 के पास आ रहा है आंसर। बट चलिए फिर भी पास का गेस किया है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो आता है। अगला करोगे, एक और करोगे जेईई एडवांस का क्वेश्चन, और करोगे जेईई एडवांस का क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये फाइंड आउट करना है यहां पे। आइए एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। मोल फ्रैक्शन यानी कि काई बी 0.1 दे रखा है, तो काई ए कितना होगा? 1 माइनस काई बी, दैट इज 0.9। ठीक है, एट 298 केल्विन मोलैरिटी इज सेम एज मोलैरिटी। अच्छा ये दोनों सेम है, नो इशू। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। आपसे MB ओवर MA पूछा हुआ है, MB ओवर MA पूछा हुआ है। करो भाई करो, जल्दी जल्दी करो। क्या यहां से NB ओवर NA आ गया? जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है वही मोल्स की भी रेशो होती है, 1/9 आ गया, आ गया सर, आ गया आ गया। अब इसको यूज करो और MB ओवर MA निकालो। सर NB ओवर NA पता क्या होता है? NB ओवर NA ये होता है WB बाय MB, और ये WA डिवाइडेड बाय MA, ये आ गया 1/9। अगर किसी तरह से मेरे को WA की रेशो, WB की रेशो पता चल जाए तो MB ओवर MA अपने आप आ जाएगा, है ना, क्योंकि रिलेशन तो आ चुका है, वो यहां से निकाल लूंगा। कैसे? मोलारिटी क्या होता है? NB बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलालिटी क्या होता है सर? NB बाय WA किलोग्राम। ठीक, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं? नहीं सर कोई इशू नहीं है। ठीक है, निकालो अब जरा यहां से, निकालो अब जरा यहां से, वॉल्यूम आ जाएगी, सॉरी वॉल्यूम 1 लीटर ही होनी है ना, क्योंकि मोलारिटी क्या होगी इसमें? ठीक है, मोलारिटी क्या होगी इसमें? सर लास्ट कॉन्सेप्ट में अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और दूसरा वीक एसिड हुआ तब भी क्या रिजल्ट सेम आएगा? यस, डेल्टा एच पे फर्क आएगा। खुद करो, खुद करो, खुद करिए। मैं चाहता हूं इतना मैंने कर दिया है, इससे आगे आप करिए। कईयों का आंसर आ भी गया। मैं यही कह रहा हूं, थिंकिंग डेवलप करिए। मेरे आंसर और 2 लाइनें लिखने से आंसर आ गया तो उसका फायदा क्या? मुझे ये बताओ। बोले एक क्वेश्चन पूरा मैंने करा दिया, दूसरा भी मैंने आधा सॉल्व कर दिया, अब मैं चाहता हूं इसके आगे खुद करो आप ना। एक बार डाउट देख लें भाई, डाउट ही इंपॉर्टेंट है। 0.9 कहां से आ गया? अरे भाई रवि राठौड़, तुम ही बेटा डरा रहे हो मेरे को, तुम ही डरा रहे हो मेरे को बेटा क्लास में लेवल बढ़ाने से।
अरे यार बड़ा मुश्किल है रवि भाई, और मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ भाई, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ रवि भाई, आई एम नॉट डिमीनिंग यू। 16-17 साल का बच्चा है यार तू, क्या मिलेगा तुझे डिमीन करके, है ना? अपने लेवल का कोई बंदा होता उससे मैं बात करता। बट अगर यही नहीं पता चल रहा, यही नहीं पता चल रहा, तो एक बात पक्की है, आप यहाँ तो क्लास रेगुलरली नहीं दे रहे हैं और यहाँ आप रिवाइज नहीं करते हैं भाई, है ना? भाई भाई करके बात कर रहा हूँ मैं, समझ आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो बेटा हमें ही माफ़ कर दीजिएगा, है ना? अजमल भी यही कह रहा है, अजमल भी यही कह रहा है, 0.9 कैसे आ गया? अजमल भाई आप भी उसी कैटेगरी में हो। मैं दे दूंगा अवंती का क्वेश्चंस। एन फैक्टर में 1 कहाँ से आ गया? एन फैक्टर किसी भी आयन का होता है जो चार्ज होता है, चार्ज कितना है 1, तो एन फैक्टर भी 1। देखो सोनाली ने डाउट ही बड़ा बढ़िया पूछ लिया, पता है सोनाली ने डाउट क्या पूछा है? सोनाली ने डाउट क्या पूछा है? कह रही आप मेरे डाउट का कभी रिप्लाई नहीं देते। सोनाली मेरी दुश्मनी है ना आपसे, आपको पता नहीं? पिछले जन्म में हम भाई बहन हुआ करते थे, मैं बड़ा भाई था, तुम छोटी बहन थी, ठीक है? तुम मुझे बहुत तंग करा करती थी, इसी कारण नहीं देता मैं। बेवकूफ़ औरत, अगर अभी क्वेश्चन पूछ लिया होता, डाउट पूछ लिया होता, तो मैं देख लेता, उसका जवाब दे देता। तुम पिछले जन्म में भी मंद बुद्धि थी, तुम इस जन्म में भी मंद बुद्धि हो। फरहान ने पूछा 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl और 100 ml ऑफ 2 मोलर KCl मिक्स किया गया, NaCl और KCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? आओ जी, फरहान ने क्वेश्चन पूछा, सारे जाने मिलके करते हैं। फरहान जगह नहीं है, कैसे करें? अगला पैसे से ऐड कर लेते हैं। वशिष्ठ कर सकते हैं। फरहान ने क्वेश्चन पूछा 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl और 100 ml ऑफ 2 मोलर KCl मिक्स किया गया, ठीक है, मिक्स कर दिया गया। आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है NaCl की और KCl की। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी एक तो KCl की पूछी हुई है आपने सॉल्यूशन में, और एक NaCl की पूछी हुई है। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन आपने फ्रेम ऐसे किया है फरहान, पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन आपने फ्रेम ऐसे किया है फरहान कि जैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत टफ है, क्वेश्चन बहुत आसान है एक्चुअली में, ठीक है? बट हाँ, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी गुड, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहूंगा। एक तो मैं मोलैरिटी निकाल के दूंगा आपको के पॉजिटिव आयन की, Na पॉजिटिव आयन की और क्लोराइड आयन की, ठीक है फरहान भाई? जो भी निकालनी हो अब वो तू निकाल लियो, तेरी मन मर्जी, ठीक है? आइए भाई, कैसे करूंगा भाई? पहले निकालूंगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो दोनों के ग्राम इक्वलेंट ऐड कर दूंगा। ये 0.1 लीटर हो गया भाई, और ये भी 0.1 लीटर हो गया, तो 0.1 इंटू 1 वो मैंने लगाया, यहां पर भी वही कर रहा हूं, 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 0.2 हो जाएगी, ठीक है भाई? अब के पॉजिटिव आयन की निकालते हैं। यहां के पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो इसके ग्राम इक्वलेंट 0 लिख दूंगा। यहां के पॉजिटिव आयन है तो वो लिख दूंगा 0.1 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, पता है टोटल वॉल्यूम। अब Na पॉजिटिव आयन यहां है तो यहां पर लिख दूंगा उसके वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, प्लस यहां Na पॉजिटिव है ही नहीं, सॉरी हाँ, यहां Na पॉजिटिव है ही नहीं, तो इसके ग्राम इक्वलेंट। ठीक है फरहान भाई, मजा आता है कोई बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो। अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेल डन, तो कुछ करेगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। सर जी क्या ये, सर जी टेंशन है, 100 पॉजिटिव है, पॉइंट आ रहा है, क्या कर क्या भाई, क्या ये डॉक्टर साहब क्या पूछ लिया ये?
सर जी टांशन है, टांशन, TANTION, ये कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, भैंस की आंख, टाइट्रेशन तो नहीं बोल रहा है ये। बेटा भूसे में आग लगा दी, वही तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। सर जी टांशन है 100+ ही पॉइंट आ रहे हैं, क्या करूं। गेम वेम खेलता है क्या, कुछ कुछ ड्रीम 11 खेलता है क्या, क्या कह रहा है यार ये। तुम भी पढ़ लो, तुम्हें लग रहा हो मैं मजाक कर रहा हूं। लो पढ़ लो, क्या लिखा है। सर जी टेंशन है 100+ है, पॉइंट आ रहे हैं, के करूं, के करूं। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या है ये। नाम क्या है, डॉक्टर भी लगा रखा है। मरीज सोचे जा रहा कौन सी दवाई दे रहे हो डॉक्टर साहब। तुम लोग भी हंस रहे हो आबे, टेंशन है, नीट में 100+ आ रहे हैं। अच्छा तो ये डाउट में लिखने की क्या जरूरत है, सारी दुनिया को अपना रिजल्ट रिजल्ट बताने की क्या जरूरत है। अगर 100+ आ रहे हैं तो पढ़ाई करो, हो जाएगा अगले साल। अच्छा नीट के स्कोर की बात कर रहा है, ओहो। डॉक्टर साहब ये टीचरों को डराने वराने का भी काम रख रखा है क्या। यहाँ पे मोलाइटी और मिक्सर पूछिए तो आपने OH नेगेटिव आयन की मोलाइटी क्यों निकाली। एक मिनट रुक जाइए जानवी जी। हाँ मोलाइटी मिक्सचर की पूछिए तो मिक्सचर में ये देखो, यहाँ से भी OH नेगेटिव आयन मिलेगा, यहाँ से भी OH नेगेटिव आयन मिलेगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसके बारे में बात होगी। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं, बहुत बाकी है। मैं आता हूं जी, कल आऊंगा सुबह 6 बजे। अगर आपके पास टाइम ना हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लिंक आता है, वहां पे आके आप रोज 1 घंटा पढ़ सकते हैं। सर फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, मोहित पूछ रहा है फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। ये ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के हैं भाई, और ये ग्राम इक्विवेलेंट बेस के हैं, इससे पीछे थ्योरी में बताया। इसमें के पॉजिटिव और पॉजिटिव का निकाले हैं तो KCl और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अरे यार के और Cl का अलग अलग होगा, क्योंकि टूट जाते हैं वो। सर 1/9 नहीं आ रहा, वाई आई डिड नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज आफ्टर ट्राइंग माई बेस्ट। ये तो तुम्हें पता होगा बेटा, स्लाइड 10 में एम पॉजिटिव आयन पूछ लिया एम। देखो डाउट ही बड़े जबरदस्त है, फिर कोई कहता है डाउट नहीं लेते यार। बहुत है भाई आज के लिए ना, आज के लिए मुझे भी टेंशन हो रही है अब, ठीक है। MPQ के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको खुद सॉल्व करिएगा। जेईई मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो एक आपका और बहुत बड़ा डाउट था, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है जिसका आंसर मैं अभी अभी आपको दे देता हूं। मुझे बच्चे नहीं पूछ रहे थे ये चैप्टर कब खत्म होगा, जब लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास कब होगी, जब चैप्टर खत्म होगा। यस वो क्लास कल है भाई साहब, वो क्लास कल है, ठीक है। देखिए चैप्टर अच्छा है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स में आपको क्लैरिटी आ गई होगी, कुछ में क्लैरिटी आनी बाकी होगी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूं, ठीक है, खासकर जो बच्चे वीक हैं। बट अब या तो है हिम्मत हार जाओ, या जो है एफर्ट ज्यादा लगाओ। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा, आप एक बार ये चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। कल मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के अंदर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, एक बार आपकी उससे रिवीजन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब खत्म होगा, जब सेकंड चैप्टर खत्म होगा, क्या बोला मैंने, जब सेकंड चैप्टर खत्म होगा तब हम रोज क्लास में टेस्ट लिया करेंगे। सेकंड चैप्टर जब खत्म होगा रोज क्लास में टेस्ट लिया करेंगे, और मैं बता दिया करूंगा लेक्चर 1 2 3 रिवाइज करके आओ, मोल कॉन्सेप्ट का 3 4 5 रिवाइज करके आओ। ये मैंने लास्ट ईयर भी किया था, मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस बात के ऊपर कि सर जो वो रोज टेस्ट लेते थे ना, उससे रिवीजन होता था, रिवीजन हो जाता था, और बहुत अच्छी रिवीजन हो गई एंड तक, ठीक है। और वो आपके साथ भी होगा, बट सेकंड चैप्टर शुरू होने के बाद, क्योंकि अभी बच्चा ना सेटल हो रहा है, ठीक है, एक बार सेटल हो जाए सेकंड चैप्टर के बाद वो भी शुरू कर देंगे हम, ठीक है जी। चलिए जी, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी 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 जी। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, एजेंट मगरमच्छ साइनिंग ऑफ।